हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, स्नोलैंड ने साउथर्न कंट्री के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहां पे हरा दिया था। जबकि ये सब होने के बावजूद भी हमने देखा था कि वंगलिन को तो इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो तो उल्टा इस जंग का फायदा उठाते हुए अर्थ एलिमेंट के साथ साथ मास्टर टियान वू से वो एंशिएंट फर्नेस लेकर भी वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद वंगलिन अगले 5 सालों तक अपने हेवनली पल के अंदर ही रहा और पूरे 5 सालों बाद उसे मजबूरन अपने हेवनली पल से बाहर आना पड़ा। जबकि इसी बीच वंगलिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के काफी क्लोज आ चुका था। अब बस उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए 4 साल कई और समय चाहिए था। वहीं जब वंगलिन अपने हेवनली पल से बाहर आया तो साउथर्न कंट्री का तो पूरा रूप ही चेंज हो चुका था, क्योंकि अब वो जगह पहली वाली साउथर्न कंट्री नहीं रही थी, बल्कि वो स्नोलैंड का ही एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह थी कि वंगलिन को वहाँ पे मौजूद लोगों के ऊपर डेथ का ऑरा महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि ये सभी लोग बहुत ही जल्द मरने वाले थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ वंगलिन को भी उन मोर्टल्स की ऐसी हालत देखकर अपने मन ही मन में उनके लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। पर क्योंकि अभी वंगलिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वंगलिन वहाँ पे खामोश ही रहता है और वो अगले 1 साल तक इसी तरह से पूरी सिटी में घूमते हुए उस जगह का अच्छी तरह से जायजा लेने लगा था। और इस 1 साल के अंदर वंगलिन को वहाँ पे पता चला कि स्नोलैंड के अंदर कोई भी रॉयल फैमिली मौजूद नहीं थी, बल्कि हर एक सिटी को एक स्नो कल्टीवेटर लीड किया करता था और वही एक तरह से उनका एम्परर था। वो स्नो कल्टीवेटर उन मोर्टल से पूरा दिन काम करवाया करता था, उनसे तरह तरह के आइस स्टैचूज बनवाता, जिसका इस्तेमाल वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए किया करता था। पर इसके बदले में वो स्नो कल्टीवेटर उन लोगों को बस थोड़ा बहुत ही खाना दिया करता था, जिसके चलते उन मोर्टल्स की हालत धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जा रही थी। इवन अब तो उन मोर्टल्स की स्पीच रूट भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब उनमें से कोई नया इमोर्टल कल्टीवेटर बन ही नहीं सकता था। और ऊपर से टाइम पे खाना ना मिलने और इतना ज्यादा काम करने की वजह से उन लोगों की बॉडीज भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि बहुत ही जल्द उनकी इसी तरह से मौत हो जाने वाली थी। हालांकि ये सब जानकर वंगलिन को अपने मन ही मन में स्नोलैंड के लोगों के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन भला वंगलिन अकेला स्नोलैंड के सामने क्या ही कर सकता था, इसलिए वो अपनी खोज को ही जारी रखता है। जहाँ इस दौरान वंगलिन को ये भी पता चलता है कि ये मोर्टल जिन आइस स्टैचूज को बना रहे हैं वो देखने में तो भले ही नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में वो आइस ट्रायर्स किसी ट्रायर से कम नहीं है। एक बार जब वो आइस स्टैचूज कंप्लीट हो जाया करते थे तो स्नोलैंड के एक स्नो कल्टीवेटर आकर उन आइस स्टैचूज के अंदर एक खास फॉर्मेशन बना दिया करता था। ये फॉर्मेशन स्नोलैंड की एक सीक्रेट फॉर्मेशन थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्नोलैंड उन आइस स्टैचूज को दोबारा जिंदा कर दिया करता था और उनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी जंग में किया करता था, जैसा कि साउथर्न कंट्री के साथ जंग करते हुए उन्होंने किया था। और इसलिए वंगलिन को वो आइस स्टैचूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, इसलिए वंगलिन बहुत ही नजदीकी से उस सीक्रेट फॉर्मेशन को देखते हुए उसे वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश के बावजूद भी वंगलिन अभी तक भी उस सीक्रेट फॉर्मेशन को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अभी तक भी वंगलिन ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि ये सीक्रेट फॉर्मेशन आगे चलकर उसके काफी ज्यादा काम आ सकती थी। इवन अगर ये भी कहा जाए कि इसी सीक्रेट फॉर्मेशन की वजह से स्नोलैंड अपनी हर एक जंग जीत जाया करता था, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इससे ही वंगलिन को वहाँ पे अंदाजा हो गया था कि ये सीक्रेट फॉर्मेशन स्नोलैंड के लिए कितनी ज्यादा खास है। और अगर वंगलिन इस सीक्रेट फॉर्मेशन को सीख लेता है तो वो इसे अपने वुड कार्विंग स्किल के साथ मैच करते हुए और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है, जो कि आगे आने वाली फाइट्स में उसके काफी ज्यादा काम भी आ सकती थी। इसी बीच हमें साउथर्न कंट्री के एक मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मौजूद कुछ एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। असल में स्नोलैंड के ये एल्डर्स ही पूरी साउथर्न कंट्री को चला रहे थे, जहाँ पहले पहले तो ये एल्डर्स काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि इन्हें राज करने के लिए पूरी एक कंट्री मिल चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा था, ये लोग भी परेशान होते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके बाकी साथी तो अपनी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से दूर जा चुके थे। लेकिन इन लोगों को यहीं पे रुककर इस साउथर्न कंट्री को संभालना पड़ रहा था, इसलिए अब वो लोग बस वहाँ पे यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि काश उनको कोई साथी एल्डर नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए उनके स्नोलैंड को एक 5th लेवल की कंट्री बना दे। पर सबसे बड़ी परेशानी की बात तो उनके लिए ये थी कि साउथर्न कंट्री के वो कल्टीवेटर्स जो कि जंग के अंदर बच चुके थे, वो सभी आपस में हाथ मिलाते हुए एक अलायंस बना चुके थे और वो लोग बस मौके की तलाश में थे। वो कभी भी दोबारा स्नोलैंड के ऊपर अटैक कर सकते थे और यही बात वहाँ पे बेचारे उन एल्डर्स को परेशान कर रही थी। इसलिए उनका लीडर एल्डर वहाँ पे अपने बाकी साथियों से उस अलायंस से निपटने की तैयारी करने के लिए कहने लगा था, क्योंकि हर गुजरते समय के साथ वो अलायंस और भी ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द दोबारा स्नोलैंड के ऊपर हमला भी कर सकते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वंगलिन ट्रैवल करते हुए स्नोलैंड की एक ऐसी कंट्री के अंदर आ चुका था, जहाँ का सिटी लूटना से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा डरपोक भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी वो अभी तक जस्ट कोरफुल में शरियाला में ही अटका हुआ था, जो कि अभी भी अपने आइस टावर के अंदर बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा था। कि इसी बीच हम देखते हैं कि वंगलिन भी उसके सामने पहुंच जाता है और अचानक ही वंगलिन को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर सिटी लॉर्ड भी घबरा जाता है और वो घबरा कर वंगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पे वंगलिन अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे अपनी पावर के अंदर जगड़ते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला।
मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल चाहिए। अब वांग लिन की ये बात सुनकर तो बेचारे सिटी लॉर्ड को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वांग लिन तो वांग लिन था। वो वहाँ पे सिटी लॉर्ड की कोई भी बात सुने बगैर जल्दी से वहाँ पे सिटी लॉर्ड की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके बाद वहाँ पे उस आइस टावर से बाहर आते हुए सीधा अपने डिसेबल्स के पास आ चुका था, जहाँ सिटी लॉर्ड को अपने सामने देखकर उसके दोनों डिसेबल्स जल्दी से वहाँ पे उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। जबकि वांग लिन को वहाँ पे सिटी लॉर्ड की मेमोरी से ये भी पता चल चुका था कि सिटी लॉर्ड के टोटल 3 डिसेबल्स हैं, जिनमें से 2 मेल डिसेबल्स और एक फीमेल डिसेबल है। तभी अचानक ही वांग लिन वहाँ पे बिल्कुल सिटी लॉर्ड की तरह बिहेव करते हुए कहता है, क्या आज के दिन यहाँ पे कोई भी आइस स्टैचू नहीं आया? आपने मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ पे सिटी लॉर्ड को जवाब देते हुए बताते हैं कि हाँ मास्टर, आज के दिन 2 आइस स्टैचूज यहाँ पे आए हैं। ये सुनकर सिटी लॉर्ड वहाँ पे उन दोनों से कहते हैं, ओके तो अब तुम दोनों मुझे अपनी अपनी टेक्निक्स दिखाओ, मैं भी तो देखूं क्या कि तुम दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो डिसेबल भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे एक आइस स्टैचू को बाहर निकाल कर अपनी पावर्स को वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वहाँ पे अपने स्नोलैंड की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आइस स्क्रिप्चर के अंदर मौजूद मरीडियंस को एक्टिवेट करने लगा था, क्योंकि उन आइस स्क्रिप्चर्स को इसी तरह से स्नोलैंड की सीक्रेट टेक्निक के साथ एक्टिवेट किया जाता था। लेकिन वो डिसेबल वहाँ पे पूरी तरह से उस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उस आइस स्क्रिप्चर को वहाँ पे जिंदा करवा पाता। उससे पहले ही अचानक की उसकी पूरी एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो जाती है, जिसके चलते वो वहाँ पे बैकलैश करते हुए उल्टा वहाँ पे उसे ही हिट हो जाती है, जिसका मतलब था कि सिटी लॉर्ड का वो डिसेबल वहाँ पे स्नोलैंड की उस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने में नाकाम हो गया था। लेकिन वांग लिन जो कि सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर था, वो ये सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था और उसे काफी हद तक अब स्नोलैंड की उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में भी पता चल चुका था और बची खोजी हुई इन्फॉर्मेशन उसे सिटी लॉर्ड की मेमोरी से मिल चुकी थी। जबकि वांग लिन को वहाँ पे ये सब सोचते हुए देखकर उस फीमेल डिसेबल को आज अपना सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। लेकिन वो फीमेल डिसेबल वहाँ पे अपने मास्टर को खुश करने के लिए कहती है, मास्टर काफी दिन हो चुके हैं, आपने मुझे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी और वैसे भी मेरी ट्रेनिंग को लेकर आपसे काफी सारे सवाल भी हैं जो कि मैं आपसे अकेले में पूछना चाहती थी, तो क्या आज आप मुझे पर्सनली ट्रेन कर सकते हैं? जिसपे वांग लिन जो कि सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर था, वो वहाँ पे उस फीमेल डिसेबल को कॉल फोन में जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी पूछना है या जो भी करना है यहीं पे कर सकती हो। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर तो बेचारी उस फीमेल डिसेबल को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, क्या सिटी लॉर्ड ये क्या कह रहे हैं? लेकिन अब सिटी लॉर्ड का आदेश तो मानना ही था, इसलिए वो लड़की भी वहाँ पे बेशर्मों की तरह आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वांग लिन से चिपकते हुए उसे किस करने की कोशिश करती है, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर देता है। और अपने सिटी लॉर्ड को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर वो लड़की जल्दी से वहाँ पे अपने मास्टर के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगी थी। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस लड़के डिसेबल से कहता है, अब इस तरह से अलसी की तरह बैठे मत रहो, जल्दी से इस आइस स्क्रिप्चर को एक बार और से एक्टिवेट करने की कोशिश करो। अब वैसे तो उस लड़की ने उस आइस स्क्रिप्चर की मरीडियंस को एक्टिवेट कर ही लिया था, इसलिए अब बस एक ही स्टेप बचा था, उस आइस स्क्रिप्चर के अंदर अपनी सोल पावर को डालते हुए उसे वहाँ पे जिंदा करना। लेकिन जब वो लड़का वहाँ पे ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे इस स्टेप में बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल स्टेप था जिसे सीख पाना किसी भी डिसेबल के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं था। और क्योंकि वो डिसेबल भी वहाँ पे अपनी सोल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर के चलते वो आइस स्क्रिप्चर भी वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वो लड़का जल्दी से वहाँ पे सिटी लॉर्ड से माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाया। हालांकि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन मैं चाहकर भी इस फाइनल स्टेप में कामयाब नहीं हो पा रहा। वहीं उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, सिटी लॉर्ड की मेमोरीज के मुताबिक ये फाइनल स्टेप वाकई बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इसे परफॉर्म करते समय न सिर्फ हमें अपने माइंड को शांत रखना होता है, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी सोल पावर को भी बहुत ही एहतियात के साथ उस आइस स्क्रिप्चर के अंदर डालना होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक छोटी सी भी गलती पूरे आइस स्क्रिप्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जैसा कि अभी अभी यहाँ पे इस लड़के ने किया। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड का थर्ड डिसेबल भी वहाँ पे पहुंच जाता है। वो थर्ड डिसेबल सीधे वहाँ पे सिटी लॉर्ड के सामने आकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड, हमें साउथर्न कंट्री के चारों फ्रिक्शंस के छुपे हुए सिपाहियों के ठिकाने का पता लग चुका है। अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी स्नो टेम्पल में जाकर इसकी खबर दे सकता हूँ। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें स्नो टेम्पल के अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे कामों को मैं खुद से ही सोल्व कर लूंगा, इसलिए तुम मुझे ही वहाँ पे लेके चलो। हालांकि सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर उनके तीनों ही डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो तीनों भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके मास्टर कितने बड़े डरपोक हैं, और आज जब वो इस तरह से बहादुरी दिखा रहे थे तो उनका हैरान होना तो बनता ही था। लेकिन भला वो डिसेबल सिटी लॉर्ड के आदेश के खिलाफ भी कैसे जा सकते थे, इसलिए वही तीसरा डिसेबल वहाँ पे सिटी लॉर्ड को लेकर उन्हीं चारों फ्रिक्शंस के सिपाहियों के हाइड आउट की तरफ लेके निकल जाता है, जहाँ पे वो सभी सिपाही छुप के रह रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि रास्ते में ही वांग लिन वहाँ पे अपनी स्पीच
स्पिरिचुअल आइज की मदद से आसपास की जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे उनके ठिकाने पे पहुंचते हैं तो सिटी लॉर्ड का डिसेबल वहाँ पे अपने मास्टर को बताता है, मास्टर मुझे यहाँ पे 2 लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है, जिसके मुताबिक एक तो कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है, जबकि दूसरा थोड़ा पावरफुल दिखाई दे रहा है। और हो न हो जरूर वो नेसेंसोर रियलम का कल्टीवेटर होगा। लेकिन वंगलिन जिसने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर रखा था, उसे वहाँ पे पता चल जाता है कि नीचे जो कोई भी मौजूद है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है, जिसका मतलब था कि वो पर्सन मरने के भी काफी ज्यादा क्लोज था। जो महसूस करके सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपने डिसेबल को वहीं पे रुकने का बोल कर खुद नीचे सीधा वहाँ पे उसी आइस केव के अंदर आ चुका था। और ये बेचारे उस डिसेबल के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसके मास्टर को हो क्या गया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वंगलिन को देखते हैं, जहाँ उस आइस केव में आने के बाद वंगलिन को अपने सामने एक गोल्डन बैरियर दिखाई देता है, जिसे वंगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जैसे ही वो गोल्डन बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो अचानक ही वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल सोर्स की मदद से वंगलिन के ऊपर एक अटैक होता है। पर वंगलिन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस अटैक को उसी पर्सन की तरफ ही मोड़ दिया था जिसने अटैक वंगलिन के ऊपर किया था। वो डिसेबल जिसका नाम चेन हुआंग था, वो अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक को अपनी तरफ वापस आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन क्योंकि वंगलिन भी उसकी जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो भी बिल्कुल एंड समय पे उसके अटैक को वहीं पे रोक देता है। और जब वंगलिन वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी नजर वहाँ पे ब्लैक सेट के मास्टर के ऊपर पड़ती है, जो कि पिछली जंग में बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अभी तक खुद को वहाँ पे किसी तरह से जिंदा रखा हुआ था। वहीं वंगलिन को वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर चेन हुआंग जल्दी से वहाँ पे वंगलिन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, सीनियर प्लीज मेरे मास्टर को कुछ मत कीजिएगा, मैं ब्लैक सेट का यंग मास्टर हूँ, अगर आप चाहें तो आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरे मास्टर को छोड़ दीजिए। चेंग हुआंग की ये बात सुनकर वंगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम इस ओल्ड मैन के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो। जिस पे चेन हुआंग इमोशनल होकर वहाँ पे वंगलिन को जवाब देते हुए बताता है कि मेरे मास्टर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और अगर वो चाहते तो मुझे छोड़कर न जाने कब से यहाँ से चले गए होते, लेकिन वो बस यहाँ पे मेरे लिए रुके रहे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए इस सब के पीछे मेरी ही गलती है, तो इसलिए यहाँ पे मरना भी मुझे ही चाहिए। लेकिन अभी चेन हुआंग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे अपने डिसेबल से कहते हैं कि खड़े हो जाओ, और क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये पर्सन स्नोलैंड से बिलोंग नहीं करता। जबकि जैसे ही चेन हुआंग वहाँ पे अपने मास्टर की आवाज को सुनता है तो वो तो इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि उसकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से वापस अपने मास्टर की तरफ पलटते हुए कहता है, मास्टर तो फाइनली आपको होश आ ही गया। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वंगलिन भी वहाँ पे ब्लैक सोल सेट के मास्टर को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, और साथ ही साथ वंगलिन वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में ये भी कह रहा था, ये पर्सन वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इसने पहली नजर में ही मुझे पहचान लिया। लेकिन उसी के साथ साथ वंगलिन वहाँ पे ये भी देख पा रहा था कि उस ओल्ड मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे अब ठीक करने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। जबकि वंगलिन को वहाँ पे इस तरह से कुछ सोचते हुए देखकर ब्लैक सोल सेट का मास्टर वहाँ पे उसे कहता है, माफ कर देना, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे अपने डिसेबल के साथ इस तरह से छुप के रहना पड़ रहा है। जिसपे वंगलिन भी वहाँ पे ब्लैक सोल सेट के मास्टर के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हुए कहता है, असल में स्नोलैंड के लोगों को आपके इस ठिकाने का पता चल चुका है, तो मैं बस यहाँ पे आपको यही इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि आप जितना जल्दी हो सके अपने डिसेबल को लेकर चले जाए यहाँ से। वैसे तो मेरा साउथर्न कंट्री से भी इतना ज्यादा कोई खास रिलेशन नहीं था, लेकिन मैंने एक मोटल की तरह साउथर्न कंट्री में पूरे 30 साल गुजारे, इसलिए मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की दिल से रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और इसीलिए मैं आपको बचाते हुए यहाँ से भगाना चाहता हूँ। और ये कहकर वंगलिन वहाँ पे अपने पास से कुछ पिल्स को बाहर निकाल कर उन्हें वहाँ पे ब्लैक सोल सेट के मास्टर की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हालांकि ये पिल्स आपको पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी तकलीफ को जरूर से दूर कर सकती हैं, जिसके चलते आपको यहाँ से निकलने में भी आसानी होगी। आप किसी दूसरी कंट्री जाकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे रहकर अपनी एक लाइफ को भी स्टार्ट कर सकते हैं। वंगलिन की ये बात सुनकर ब्लैक सोल सेट का वो मास्टर अचानक ही वहाँ पे हंसते हुए वंगलिन से कहता है कि अगर मैंने यहाँ से जाना होता तो बहुत पहले ही जा चुका होता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं यहीं पे पैदा हुआ था, मैंने यहीं पे ट्रेनिंग की और यहीं पे मैंने खुद को ताकतवर बनाया। बचपन से लेकर अब तक मैं यहाँ पे इसी जगह पे रहा हूँ, तो अब अगर मुझे मौत भी आएगी तो इसी जगह पे ही आएगी। और यही वजह थी कि ब्लैक सोल सेट का मास्टर यहाँ से नहीं जा रहा था, पर अब क्योंकि स्नोलैंड को उनके ठिकाने का पता चल चुका था, इसलिए बहुत ही जल्द वो लोग यहाँ पे पहुंचते हुए इनके साथ फाइट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि स्नोलैंड के लोग तादाद में ज्यादा है, इसलिए ये फाइट एक सोसाइटी ही होगी। पर इस बारे में वंगलिन भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन्हें वहाँ पे अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वंगलिन वहाँ से जा पाता उससे पहले ब्लैक सोल सेट का मास्टर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, मेरे जीने की अब कोई भी उम्मीद नहीं बची, पर तुमने एंड समय पे आकर फिर भी मेरी मदद करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पर ये ट्रायर देना चाहता हूँ। और ये कहकर ब्लैक सोल सेट के मास्टर वहाँ पे उसी रेड बटरफ्लाई के ट्रायर को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे वंगलिन की तरफ आगे बढ़ा देते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई ने जंग के दौरान अपने 5 एलिमेंट
मेंटल बीस्ट को कंट्रोल किया था। और क्योंकि वांग लिन की आगे की भी जर्नी 5 एलिमेंट से ही होकर आगे गुजरने वाली थी, तो इसलिए वो भी वहाँ पे इस ट्रायल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये ट्रायल आगे चलकर उसके काफी ज्यादा काम आने वाला था। इसलिए वो वहाँ पे ब्लैक सोल सेट के मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से निकल जाता है वहाँ से। खैर वांग लिन के जाने के बाद ब्लैक सोल सेट का मास्टर वहाँ पे अपने डिसेबल को अपने पास बुलाते हुए उससे कहता है, चेंग हुआंग, अब तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, हमारा साथ यहीं तक का था, अब मैं यहाँ पे तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। और ये कहकर ब्लैक सोल सेट के मास्टर वहाँ पे वांग लिन की दी हुई पिल्स को भी अपने डिसेबल को दे देते हैं। हालांकि इस आखिरी समय में चेंग हुआंग अपने मास्टर के साथ ही रहना चाहता था, पर ब्लैक सोल सेट के मास्टर जबरदस्ती वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए चेंग हुआंग को उसके अंदर भेजते हुए वहाँ से दूर भेज देते हैं, क्योंकि खुद तो वो अभी स्नोलैंड के साथ एक सुसाइड फाइट करने वाले थे, जिसमें वो आखिरी बार एक बार फिर से अपनी साउथर्न कंट्री के लिए फाइट करते हुए मारे जाने वाले थे। और ये एक तरह से उनकी आखिरी ख्वाहिश भी थी, और ये बात चेंग हुआंग भी वहाँ पे अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे वहाँ पे अपने मास्टर की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जबकि हम देखते हैं कि ब्लैक सोल सेट के मास्टर को तो वहाँ पे सबकी कोई भी चिंता नहीं थी। वो जल्दी से वहाँ पे अपनी लाइफ सोल पावर को दांव पे लगाते हुए अपनी फॉरवर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पे दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं। और क्योंकि अब वो अपनी कल्टीवेशन को वापस पा चुके थे, तो इसलिए वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने उस हाइड आउट से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते साथ ही ब्लैक सोल सेट के मास्टर ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉरबिडन ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जिसके बाद ब्लैक सोल सेट का मास्टर वहाँ पे स्नोलैंड को ललकारते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि हम साउथर्न कंट्री के लोग इतने ज्यादा बुज़दिल हैं? नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। हम साउथर्न कंट्री के लोग तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला तुम्हारे पूरे स्नोलैंड का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं जितना ज्यादा हो सके तुम्हारे स्नोलैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए ही मरूंगा। और ये कहकर ब्लैक सोल सेट का मास्टर वहाँ पे अपने फॉरबिडन ड्रैगन से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ स्नोलैंड के लीडर्स की तरफ रवाना हो जाता है, जो कि अब साउथर्न कंट्री को संभालने का काम कर रहे थे। हालांकि ब्लैक सोल सेट मास्टर वहाँ पे जानता था कि वो अकेला यहाँ पे इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहाँ पे स्नोलैंड के मेंशन के करीब जाते ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे स्नोलैंड के मेंशन के बाहर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और जो कल्टीवेटर्स वहाँ पे ब्लैक सोल सेट के मास्टर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो सभी के सभी वहाँ पे मारे जाते हैं। इस तरह मरते हुए भी ब्लैक सोल सेट के मास्टर ने स्नोलैंड को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, जबकि दूसरे खड़े होकर ये सब वांग लिन और चेंग हुआंग भी देख पा रहे थे। और उन दोनों को ही वहाँ पे ब्लैक सोल सेट के मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन क्योंकि वांग लिन को पहले से ही पता था कि बाद में ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर ही रहता है। जहाँ इसी तरह से देखते ही देखते वहाँ पे 3 साल का और समय गुजर जाता है, जहाँ अभी तक भी वांग लिन सिटी लॉर्ड मैंशन के अंदर रहते हुए ही उसी टेक्निक को सीखने में लगा हुआ था, जिसमें अब वांग लिन काफी हद तक मास्टर भी हो चुका था। क्योंकि आज के दिन वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद से ही अपने सामने वहाँ पे एक ड्रैगन के आइस स्क्रिप्चर को बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन तो वहाँ पे उसके अंदर मरीडियंस भी बना चुका था, लेकिन वांग लिन अपने फाइनल स्टेप में बार बार नाकाम हुए जा रहा था, जो कि एक आइस स्क्रिप्चर को जिंदा करने का सबसे मुश्किल स्टेप था। और यही बात वांग लिन को पिछले 3 सालों से परेशान कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है, लेकिन आज अचानक उसे वहाँ पे एहसास होता है कि हो सकता है मैं बार बार नाकाम इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं स्नोलैंड का कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ। इसलिए अब की बार वांग लिन वहाँ पे उस आइस स्क्रिप्चर के अंदर सोल पावर की बजाय अपनी ब्लड एनर्जी डाल देता है। और क्योंकि वांग लिन के ब्लड के अंदर ही लाइफ एंड डेथ की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर थी, तो इसलिए फाइनली आज वांग लिन पूरे 3 सालों के इंतजार के बाद एक आइस स्क्रिप्चर को बनाने में कामयाब हो चुका था, जो कि स्नोलैंड के बनाए हुए आइस स्क्रिप्चर से भी ज्यादा ताकतवर और पावरफुल दिखाई दे रहा था। और अब क्योंकि वांग लिन के यहाँ पे रहने का मकसद भी पूरा हो चुका था, तो इसलिए वो स्नोलैंड से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वादे के मुताबिक वो जाने से पहले अपने असली रूप में आते हुए सिटी लॉर्ड को उसकी बॉडी भी वापस कर देता है। और ये सब करने के बाद वांग लिन बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। और रास्ते में वो वहाँ पे अपने मन में यही कह रहा था कि स्नोलैंड और साउथर्न कंट्री की जंग के दौरान मैंने न जाने कितनी ही मौतों को देखा, और इन सारी मौतों ने मुझे मेरी डेथ की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने में और भी ज्यादा मदद की। पर अब इस स्नोलैंड में मेरे लिए बाकी कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा। अब वांग लिन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर अब आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं? जिस पे वांग लिन वहाँ पे साउथर्न कंट्री को याद करके थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है, वैसे तो पिछले काफी सालों से साउथर्न कंट्री ही मेरा घर था, और यहाँ पे ना सिर्फ मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा असली घर तो मेरी अपनी कंट्री ही है, यानी जाओ कंट्री, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और ये कहते हुए वांग लिन टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर भी आ चुका था, जहाँ से वो सीधा अपनी जाओ कंट्री में टेलीपोर्ट होने वाला था, क्योंकि अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ 1 साल का ही और समय बचा था। और ये 1 साल वो अपनी जाओ कंट्री के अपने गाँव में ही घुसाना चाहता था। असल में वांग लिन वहीं से एक गॉड बनना चाहता था, जहाँ से वो मोर्टल से एक इमोर्टल बना था, और अब इमोर्टल से सीधा एक गॉड बनने वाला था। खैर यही सब सोचते हुए वांग लिन उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वांग
वांगलिन उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर अपना सफर स्टार्ट करता है तो अचानक ही वो वहाँ पे अपने मैप को बाहर निकालते हुए कहता है, अब अपनी जाओ कंट्री में पहुंचने के लिए मुझे बस 40,000 मील और दूर जाना होगा। लेकिन अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसलिए वांगलिन अपने सफर को वहीं पे रोकते हुए एक पुराने से खंडर के अंदर आ जाता है। लेकिन जब वांगलिन वहाँ पे उस खंडर जैसे दिखने वाले टेम्पल के अंदर एंटर होता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस टेम्पल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि उस टेम्पल के सारे स्टैचू भी गायब हो चुके थे। लेकिन अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगलिन को वहाँ पे कुछ मोटर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उसी बरसात से बचने के लिए उसी टेम्पल के अंदर ही आ रहे थे। लेकिन वो सभी लोग वहाँ पे वांगलिन को तो ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि जैसे वांगलिन उन्हें वहाँ पे खड़ा नजर ही नहीं आ रहा। और ऊपर से वांगलिन को भी वहाँ पे उस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सभी बस मामूली से मोटल वॉरियर्स थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे एक और वॉरियर की एंट्री होती है, जो कि वांगलिन को देखकर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, वो तो यहाँ पे कल्टीवेटर भी मौजूद है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इन मोटल्स ने तुमसे पहले इस टेम्पल के अंदर जाकर तुम्हारी बेइज्जती की है? पर इस सब के बावजूद भी तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कहीं इसकी वजह ये बारिश तो नहीं है? मुझे लगता है कि इस कमाल की बारिश ने तुम्हारे जैसे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर वाले कल्टीवेटर का मूड भी बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है। अब उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन को भी थोड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि इस पर्सन ने तो पहली नजर में देखते ही मुझे पहचान लिया, लेकिन ये पर्सन है कौन और ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? और सबसे ज्यादा हैरानगी तो वांगलिन को वहाँ पे इस बात से हो रही थी, क्योंकि वांगलिन वहाँ पे इस पर्सन की कल्टीवेशन को देख ही नहीं पा रहा था। इसलिए वांगलिन वहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन जितना दिखने में सिंपल दिखाई दे रहा था, असल में उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं था। अब ये देखकर वो पर्सन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए वांगलिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह से मुझसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा नाम है मूजी, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? और आखिर तुम आए कहाँ से हो? जिसपे वांगलिन भी उसे अपना नाम जेंग बताते हुए कहता है कि मैं दूर पहाड़ों से सफर करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके अलावा तो मेरे यहाँ पे आने का दूसरा कोई भी खास मकसद नहीं था। अब ये सुनकर तो ब्रदर मूजी वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे वांगलिन को उसी टेम्पल के अंदर ही अपने साथ रात गुजारने की भी ऑफर दे देता है। और साथ ही साथ वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आज की ये बरसात को ज्यादा ही हसीन दिखाई दे रही है। आज वो कल्टीवेटर कितना ज्यादा लकी होगा जिसकी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन ही बरसात होगी। यहाँ ब्रदर मूजी की सारी बातें वांगलिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ वांगलिन को वहाँ पे ब्रदर मूजी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ चुका था। इसलिए वांगलिन भी वहाँ पे उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए वहीं पे रात गुजारने के लिए मान जाता है। वांगलिन की ये बात सुनकर ब्रदर मूजी भी वहाँ पे खुश होते हुए वांगलिन को लेकर टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ टेम्पल में आने के साथ ही वो वहाँ पे वांगलिन की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर जेंग मानना पड़ेगा, तुम वाकई काफी कमाल के कल्टीवेटर हो। तुमने जिस तरह से अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को छुपाने के लिए उसके ऊपर 100 लोग लगा रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब ब्रदर मूजी की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए मोटल वॉरियर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमें तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि 100 लोग जैसी कोई भी चीज हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब उन मोटल्स की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर मूजी अचानक ही वहाँ पे जोश में आते हुए कहता है, तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। और सच कहूँ तो हेवन पावर को समझने के लिए हमारा पागल होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम अपना सारा फोकस हेवन पावर को समझने के ऊपर नहीं लगा पाते तो हम कभी भी हेवन पावर को नहीं समझ सकते। इसलिए हेवन भी यही चाहता है कि हम पागलों की तरह हेवन के ऑरा को महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि हेवन एंड अर्थ की पावर को हासिल करने का बस यही एक तरीका है। और ये कहते हुए ब्रदर मूजी ने अचानक ही वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ जो से हंसना शुरू कर दिया था, और उसकी हंसी वाकई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर तो बेचारे उन सभी मोटल वॉरियर्स का भी मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उन्होंने ब्रदर मूजी से ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अचानक ही वो सभी लोग भी वहाँ पे हंसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें वहाँ पे पूरा यकीन ही हो गया था कि ये ब्रदर मूजी पक्का एक पागल इंसान है, जो कि यहाँ पे हेवन पावर के बारे में कुछ भी बके जा रहा है। अब उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर ब्रदर मूजी वहाँ पे वांगलिन की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर जेंग, इन लोगों को तो मेरी बातें समझ नहीं आ रही, पर तुम्हें तो मेरी बातें समझ आ रही है ना? जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे अपनी वाइन को पीते हुए उससे कहता है कि अगर सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी ये मिस्टीरियस बातें कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से तो हमें हेवन पावर के पीछे पागल होने की बजाय उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हेवन पावर चाहती क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। अगर हम किसी चीज को महसूस ही नहीं कर सकते तो भला उसे हासिल कैसे कर पाएंगे? इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हमें हेवन पावर के पीछे पागल होने की बजाय उल्टा उसे महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वांगलिन की ये बात सुनकर तो ब्रदर मूजी की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। वो वहाँ पे वांगलिन की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर जेंग, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार और ज़हीन निकले। वाकई ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से भी हेवन पावर को हासिल कर सकते हैं। आज मेरी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी जो मुझे यहाँ पे इस तरह से तुमसे मिलने का मौका मिला। आज तुमने अनजाने में ही मुझे लाइफ के एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। और ये कहकर ब्रदर मूजी ने वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही अजीब तरीके के साथ हंसना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी तरह से वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए वो अचानक ही
खामोश हो जाता है और वांगलिन की तरफ देखकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो और तुम यहाँ पे इस तरह से मुझे अजीब अजीब नजरों से क्यों देख रहे हो। अब ब्रदर मूजी की ये बात सुनकर तो वहाँ पे बैठे हुए मोटल वॉरिस वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये पर्सन सिर्फ पागल ही नहीं है बल्कि उसी के साथ साथ बहुत बड़े वाला भुलक्कड़ भी है। अभी तो ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि जैसे इसने इस दुनिया की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है और अभी देखो इसे अपने बारे में भी कुछ याद नहीं है। लेकिन ब्रदर मूजी वहाँ पे उन मोटल वॉरिस की सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वांगलिन से दोबारा सवाल करते हुए पूछता है तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर तुम कौन हो। जिसपे वांगलिन उसे एक बार फिर से अपना नाम ज़ेंग ही बताता है। अब ये सुनकर ब्रदर मूजी वहाँ पे एक बार फिर से पहले की तरह सेम अपनी बातों को दोहराते हुए कहता है वो एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन वाला कल्टीवेटर है जिसने अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को छुपाने के लिए उसके ऊपर 100 लोग लगा रखा है। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे उसी बरसात की बात करते हुए कहता है आज की बरसात तो बहुत ही ज्यादा हसीन है। अगर किसी की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बरसात ही बन जाए तो ये उस कल्टीवेटर के लिए कितनी कमाल की बात हो जाएगी। अब ब्रदर मूजी की सारी बातें सुनकर वांगलिन को अब वो वहाँ पे और भी ज्यादा अजीब लगना शुरू हो चुका था, जो देखकर वांगलिन दोबारा वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है ब्रदर मूजी आखिर लाइफ के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम लाइफ को किस तरह से देखते हो। वांगलिन की ये बात सुनकर ब्रदर मूजी वहाँ पे बहुत ही समझदारी से बात करते हुए कहता है कि लाइफ एक आग की तरह है, ये कभी तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो कभी इससे आपको बहुत ही ज्यादा नफरत होने लगती है। इन इमोटल्स को ही ले लो, ये सर्दी में आग के करीब भागते हैं जबकि गर्मी के मौसम में जितना ज्यादा हो सके आग से दूर रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी सेम तरीके से लाइफ भी काम करती है। हमारी ये लाइफ कभी कभी तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी हो जाता है हमें अपनी ही लाइफ से नफरत होने लगती है। वांगलिन जो कि वहाँ पे ब्रदर मूजी की इन सारी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा था वो उससे इम्प्रेस होकर अगला सवाल करते हुए पूछता है और डेथ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मौत को किस तरह से देखते हो। लेकिन इस पे ब्रदर मूजी वहाँ पे वांगलिन को कुछ भी बता पाता उससे पहले अचानक ही उसकी याददाश्त वहाँ पे एक बार फिर से चली जाती है और वो दोबारा वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह शुरू से स्टार्ट हो जाता है और वांगलिन से कहता है कि मेरा नाम है मूजी और तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर अचानक ही वहाँ पे बैठा हुए एक मोटल चिढ़ते हुए कहता है इसका नाम ज़ेंग है, ये कितनी बार तो तुम्हें अपना नाम बता चुका है, आखिर तुम और कितनी बार इसका नाम जानना चाहते हो, इसका नाम सुन सुन के तो अब मेरे कान पक चुके हैं। उस मोटल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर मूजी अचानक ही वहाँ पे वांगलिन से माफी मांगते हुए कहता है ब्रदर ज़ेंग प्लीज मुझे माफ कर देना, असल में जब से मैंने हेवन पावर को समझते हुए अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को हासिल किया है तब से मेरी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है, इसलिए मैं बार बार सारी बातें भूल जाता हूँ। जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करते हुए कहता है नहीं कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर है। हाँ, वांगलिन का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर मूजी उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय अचानक से ही वहाँ पे अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि वहाँ पे वांगलिन के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था क्योंकि ऐसे ही कोई कल्टीवेटर कभी भी अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर कभी भी किसी को भी नहीं दिखाया करता था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। मास्टर शेनवू की मदद से वांगलिन को तो इसे समझने में सिर्फ 30 साल का ही समय लगा था, जबकि बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर्स को इसे समझने में हजारों साल का भी समय लग जाता है। इसलिए कोई भी कल्टीवेटर कभी भी किसी दूसरे कल्टीवेटर के सामने अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को ऐसे ही शो नहीं करता, वो हमेशा छुपाकर अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करता है। इसलिए नेसन्स और रियलम तक के कल्टीवेटर्स को तो ऐसा लगता है कि शायद आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन एक र्यूमर ही है, ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और यही सारी बातें जब वांगलिन वहाँ पे ब्रदर मूजी से कहता है तो ब्रदर मूजी वहाँ पे वांगलिन से कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर है वो मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो फिर बोला तुम्हें मेरी इस मामूली सी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन में क्या ही दिलचस्पी होगी। जिसपे वांगलिन वहाँ पे ब्रदर मूजी से कहता है कि तुम भला एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को मामूली कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो ना कि एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने में कितने सालों का समय लग जाता है, इसलिए तुम्हें अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को मामूली तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। जिसपे ब्रदर मूजी वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम तो जानते ही होगे कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को समझने के दो रास्ते हैं। पहला तो कोई सीनियर कल्टीवेटर तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में बताते हुए तुम्हें ट्रेन करे या फिर तुम अपनी स्किल सिखा दे, और दूसरा रास्ता है खुद से हेवन पावर को समझते हुए बहुत ही क्लोज जाकर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझना, यानी अपना खुद का एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन क्रिएट करना और हेवन पावर को समझते हुए खुद से अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को क्रिएट करना और उसे किसी दूसरे सीनियर मास्टर से सीखने में बहुत ही बड़ा अंतर है। जो कल्टीवेटर अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को खुद से बनाता है वो कल्टीवेटर आम कल्टीवेटर से बहुत ही ज्यादा खास होता है, उसकी पावर्स, उसकी एबिलिटीज, उसकी स्किल्स सब कुछ बहुत ज्यादा खास होता है। लेकिन ये बात भी है खुद से अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को बहुत ही रेयर कल्टीवेटर्स बनाते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हजारों सालों का समय लग जाता है और कोई भी कल्टीवेटर इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता, इसलिए वो किसी सीनियर मास्टर का सहारा लेते हुए उसी से ही उसकी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने की कोशिश करता है। और तुम्हें देखकर मुझे साफ साफ पता चल पा रहा है कि तुम भी उन रियल कल्टीवेटर्स में से ही एक
को, जिसने अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को खुद से क्रिएट किया है। और यही बात तुम्हें बाकी कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा खास बनाती है। तुम्हारा फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है और तुम बहुत बड़े बड़े महान काम करने वाले हो। और ये कहकर ब्रदर मूजी अचानक ही वहाँ पे पानी में अपनी उंगली डालते हुए वांग लिन से कहता है, तुम डेथ के बारे में मुझसे जानना चाहते थे ना? मेरे ख्याल से मौत भी इस रुके हुए पानी की तरह होती है। जब कोई चीज पूरी तरह से एक जगह पे आके रुक जाती है तो उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। असल में ब्रदर मूजी वांग लिन को वहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं कि इंसान की मौत सिर्फ तभी ही हो जब वो मर जाता है, बल्कि वो इंसान जो कि अपनी जिंदगी को एक ही जगह पे आके रोक देता है वो भी किसी मरे हुए इंसान के ही बराबर होता है। और जिंदगी का तो दूसरा नाम ही आगे बढ़ना है। इसलिए ब्रदर मूजी वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ही वांग लिन से कह रहे थे कि तुम्हें कभी भी एक जगह पे नहीं रुकना, तुम्हें इसी तरह से आगे बढ़ते रहना होगा। और ये कहकर ब्रदर मूजी अचानक ही वांग लिन को अलविदा कहते हुए उस एंशिएंट टेंपल से बाहर आ जाता है, जहाँ वांग लिन को अलविदा कहने के बाद ब्रदर मूजी वहाँ से निकलते हुए वांग लिन से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों के पीछे छुपे हुए मतलब को अच्छी तरह से समझ गए होगे। अगर तुम नहीं समझे तो तुम्हें समझने की जरूरत है कि आखिर तुम ये क्यों नहीं समझे। और ये कहते हुए ब्रदर मूजी वहाँ से जा चुका था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरह का अजीब सा इंसान था जो कि कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं करता। लेकिन जो भी है वो पर्सन अनजाने में ही सही पर मुझे काफी कुछ समझा के गया है। और अचानक ही वो वहाँ पे बारिश की बूंदों को देखते हुए कहता है कि मैंने अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को समझने के लिए कई डेकेड्स गुजार दिए, पर आज जाके मुझे समझ आई है कि आखिर में जिंदगी और मौत है क्या। ये बारिश की एक बूंद जो कि आसमान से होते हुए जमीन पे गिरती है और इस बीच जो बूंद सफर तय करती है उसी का नाम है जिंदगी। और वांग लिन की इन बातों से वहाँ पे साफ साफ पता चल पा रहा था कि वो अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर में और भी ज्यादा महारत हासिल कर चुका है। खैर उसके बाद वांग लिन वहाँ से होता हुआ सीधा अपनी जाओ कंट्री में आ गया था। और जाओ कंट्री में आने के बाद सबसे पहले वो वहाँ पे उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वांग लिन ने पहली बार की कंडेंसिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू किया था। वांग लिन वहाँ पे उस केव के पास आते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज को भी याद करने लगा था, जहाँ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए वो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मेरी इमॉर्टल कल्टीवेटर बनने की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी और अपने गॉड बनने की जर्नी भी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे सीधा उसी केव के अंदर ही आ जाता है, जहाँ पे बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए कहता है, अभी तक मेरी रियल बॉडी नेसेंस रियल में ही अटकी हुई है, जिसका मतलब है कि ब्रेक थ्रू करवाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने इस क्लोन को ही आगे बढ़ाना होगा। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे अपनी रियल बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है। और यही कहते हुए वांग लिन वहाँ पे अपनी बॉडी और अपने क्लोन दोनों को अलग अलग कर देता है, जहाँ वो अपने क्लोन को देखते हुए कहता है कि ये नेसेंस रियल के पीक पे पहुंच चुका है और कभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और क्यों न मैं इस मौके का अच्छी तरह से फायदा उठाते हुए इसे जल्द से जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करवाते हुए एक गॉड बन जाऊं, जिसका सीधा सीधा फायदा मेरी मेन बॉडी को होगा। लेकिन मेन बॉडी का रियलम तो फ्रीज हो चुका था, पर मेन बॉडी के पास एंशिएंट ब्लड लाइन की इनहेरिटेंस भी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि अगर वांग लिन की मेन बॉडी ब्रेक थ्रू कर जाती है तो वो एक एंशिएंट गॉड बन पाएगा, जो कि बाकी मामूली गॉड से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने वाला था। पर वांग लिन की मेन बॉडी अकेले ही ऐसा नहीं कर सकती थी। ऐसा करने के लिए उसे वहाँ पे अपने क्लोन की भी जरूरत थी, क्योंकि वांग लिन की मेन बॉडी के पास एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन मौजूद थी। इसलिए वांग लिन की मेन बॉडी को ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसपे वांग लिन का क्लोन भी उससे कहता है कि तुम यहीं पे बैठकर कल्टीवेट करो, मैं तुम्हारी ब्रेक थ्रू करने में पूरी मदद करूंगा। अपने क्लोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन की मेन बॉडी भी वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें वांग लिन का क्लोन अपनी डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को ब्रेक थ्रू करवाने में उसकी पूरी मदद कर रहा था। पर वांग लिन की बॉडी के अंदर जो एक्सट्रीम एनर्जी मौजूद थी वो उसे ब्रेक थ्रू करने ही नहीं दे रही थी। उसने वांग लिन के रियलम को फ्रीज कर रखा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वांग लिन की कल्टीवेशन बढ़ने की बजाय उल्टा वहाँ पे गिरते हुए पहले कोर फॉर्मेशन रियलम में आती है और अचानक ही उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जिसके चलते उसकी कल्टीवेशन वहाँ पे और भी ज्यादा गिरते हुए फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में आ जाती है, जो देखकर वांग लिन समझ चुका था कि अगर उसे ब्रेक थ्रू करना है तो उसे सबसे पहले उस एक्सट्रीम एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा। इसलिए वांग लिन की मेन बॉडी वहाँ पे अपने क्लोन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम तैयार हो? और क्योंकि वो दोनों ही बॉडीज वांग लिन की ही थी तो वांग लिन का क्लोन भी वांग लिन की बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसलिए वो भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए अचानक ही वहाँ पे एक फॉरबिडन फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वांग लिन की मेन बॉडी के अंदर से उस एक्सट्रीम एनर्जी को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वांग लिन का क्लोन वहाँ पे उसके चारों तरफ भी एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसे वहीं पे ट्रैप कर लेता है। उस एक्सट्रीम एनर्जी को ट्रैप करने के बाद तो वांग लिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करने के अपने पहले स्टेप को तो पार कर चुके थे। और सबसे ज्यादा खुशी तो वांग लिन के क्लोन को इस बात से हो रही थी कि वो इस एक्सट्रीम एनर्जी को रिफाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक वेपन को क्रिएट कर सकता था, जो देखकर वांग लिन की मेन बॉडी वहाँ पे उससे कहती है, ये एक्सट्रीम एनर्जी मेरे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए तुम इसके साथ जो चाहे मर्जी कर सकते हो। और अब क्योंकि सोल कोर की वो एक्सट्रीम एनर्जी वांग लिन की मेन बॉडी से हट चुकी थी तो यही वांग लिन की मेन बॉडी के पास मौका था ब्रेक थ्रू करने का। इसलिए वांग लिन की मेन बॉडी वहाँ पे और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है, जिसमें वांग लिन का क्लोन भी वहाँ पे उसकी पूरी
पूरी मदद कर रहा था। इवन वांग लिन के क्लोन ने अपनी इवल एनर्जी को कंट्रोल करते हुए जो इवल पिल्स बनाए थे उनमें से कुछ इवल पल्स भी वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और इस सब के चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वांग लिन की बॉडी वहाँ पे ककून में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्लोन अभी तक भी लगातार वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन की मेन बॉडी की पावर को बढ़ाया जा रहा था। और इस सब के चलते हम देखते हैं कि अचानक उस ककून के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है जिसकी शॉक वेव्स काफी दूर दूर तक रिलीज हो रही थी। और उस ककून को तोड़ते हुए एंशिएंट गॉड वांग लिन निकल कर बाहर आता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन का पूरा रूप ही वहाँ पे चेंज हो चुका था। उसके बाल और उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। और उसी के साथ साथ हमें वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि वांग लिन की एंशिएंट गॉड वाली ब्लड लाइन भी अवेकन हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वांग लिन की ये वाली बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। जो देखकर वांग लिन का क्लोन वहाँ पे अपनी मेन बॉडी की पावर को चेक करने के लिए अचानक ही अपने पास एक मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए सीधा अपनी मेन बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि मेन बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और उल्टा वांग लिन ने वहाँ पे पावरफुल मैजिकल वेपन को अपनी सिर्फ 2 उंगली से ही पकड़ते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर वांग लिन का क्लोन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वांग लिन को वहाँ पे कांग्रेट्स करते हुए कहता है कि मुबारक हो, फाइनली तुम एक एंशिएंट गॉड बन चुके हो। जिस पे एंशिएंट गॉड वांग लिन अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने क्लोन से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा समय तक इस तरह से नहीं रह सकता। अगर किसी ने भी मेरी पास को यहाँ पे महसूस कर लिया तो इस पूरे प्लेनेट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए मुझे गॉड स्टोन्स और अर्थ हिडन फॉर्मेशन की मदद से पहले की तरह जमीन की गहराइयों में जाकर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना होगा। अपनी मेन बॉडी की ये बात सुनकर वांग लिन का क्लोन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए अपनी मेन बॉडी से कहता है कि एंशिएंट गॉड बनने का रास्ता ही ऐसा है, जो भी इसे चूज करता है उसे तन्हाई और अकेलेपन के अलावा और कुछ भी नसीब नहीं होता। जिस पे एंशिएंट गॉड वांग लिन वहाँ पे अपने क्लोन से कहता है कि ताकतवर बनने के लिए हमें कोई न कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है और मेरे ताकतवर बनने की यही कीमत है। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अर्थ हिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक बार फिर से अर्थ की गहराइयों में जा चुका था, क्योंकि अगर वांग लिन यहाँ पे थोड़ी देर और बाहर रहता तो किसी और प्लेनेट के गॉड्स को भी वांग लिन की बॉडी का एहसास हो सकता था और वो वांग लिन को ढूंढने के लिए इस पूरे प्लेनेट तक को ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और वांग लिन सिर्फ खुद को बचाने के लिए एक पूरे प्लेनेट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था, इसलिए वांग लिन अभी के लिए चुप कर ही प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। पर वांग लिन की मेन बॉडी तो एंशिएंट गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, लेकिन अब बारी थी वांग लिन के क्लोन की, जो कि अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को समझने के बाद अब वांग लिन की मेन बॉडी की तरह सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के काफी ज्यादा क्लोज था। हालांकि वो वांग लिन की मेन बॉडी की तरह एक एंशिएंट गॉड तो नहीं बनने वाला था, पर उसके बावजूद भी वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद बाकी गॉड से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसकी मेन वजह थी उसकी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर। और यही सब सोचकर वांग लिन का क्लोन भी वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जहाँ वांग लिन का क्लोन वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए डेप्थ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का ही इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन की बॉडी से बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी थी, जो कि वहाँ पे काले बादलों का रूप लेते हुए पूरी सिटी को ही कवर कर लेती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जाओ कंट्री के अंदर मौजूद हर एक पर्सन की नजरें सीधा वहाँ पे उसी तरफ जा चुकी थी। इसी बीच में जाओ कंट्री के अंदर मौजूद डाउ सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन का कजन वांग जाओ भी मौजूद था, जो कि पिछली बार मारा जा चुका था, लेकिन वांग लिन ने उसकी सोल को किसी और की कोख में भेजते हुए उसे दोबारा री इनकारनेट करवा दिया था। और आज उस वांग लिन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देखते हुए उसका दिल वहाँ पे बहुत ही जोरों के साथ धड़क रहा था, जिसके चलते बेचारे वांग जाओ को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि वांग लिन की मेन बॉडी ने तो एंशिएंट गॉड रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया था, तो उसकी बॉडी से तो ऐसी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हुई थी जैसे कि वांग लिन के क्लोन से निकल रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि वांग लिन की मेन बॉडी ने अपने क्लोन की मदद से एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी एनर्जी को बाहर जाने से रोक दिया था, ताकि किसी को भी वांग लिन की एंशिएंट बॉडी के बारे में पता ना चल सके। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन की क्लोन की एनर्जी तो लगातार वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी, जो कि अब वहाँ पे बादलों को चीरते हुए सीधे हेमंत तक पहुंच जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि हेमंत से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर गिरने लगती है, बिल्कुल एक ब्लेसिंग की तरह, जो देखकर दाऊ सेट का मास्टर भी वहाँ पे समझ जाता है कि ये सब ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जाऊ कंट्री के अंदर कोई गॉड बनने जा रहा है। इसलिए दाऊ सेट का मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर उसी केव की तरफ ही रवाना हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि लगातार वहाँ पे उस हेमली पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया जा रहा था, ताकि बाद में वो इसी एनर्जी का इस्तेमाल अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए कर सके। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जब वांग जाओ वहाँ पे उस केव के क्लोज आ जाता है, तो उसे भी वहाँ पे समझ आ चुका था कि कोई यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने जा रहा है, जिस पे दाऊ सेट का मास्टर भी वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को बताते हुए कहता है कि तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, और अगर सच में ऐसा हो जाता है तो ये हमारी जाऊ कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी, और ऊपर से हमारी जाऊ कंट्री को एक बहुत बड़ा मसीहा भी मिल जाएगा, जिसके बाद तो कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगी। और क्योंकि वो हेमली एनर्जी वहाँ पे चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए दाऊ सेट का मास्टर वहाँ पे अपने डिसेबल से कहता है कि ये तुम्हारे पास ब्रेक थ्रू
शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए इस हेवनली पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दो और जितना हो सके इस हेवनली पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। और ये कहकर डाउसेट का मास्टर अपने डिसेबल्स के साथ वहीं पे बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन के क्लोन को देखते हैं, जिसने वहाँ पे इतनी ज्यादा हेवनली एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था कि उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे गोल्डन एनर्जी से चमकने लगी थी, जो देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि वांगलिन वाकई कोई गॉड है। और ऊपर से वांगलिन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वहाँ पे नॉर्मल मोटल्स के अंदर भी जा रही थी, जिसका मतलब था कि आगे चलकर जाओ कंट्री के अंदर और भी काफी सारे इमोर्टल कल्टीवेटर्स बनने वाले थे। इस हिसाब से डाउसेट के मास्टर का कहना बिल्कुल ठीक था। वांगलिन वाकई जाओ किंगडम के लिए एक मसीहा बनकर आया था, जो कि वहाँ पे हर तरीके से जाओ किंगडम का फायदा करवा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन की सोल वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी थी, जिसका रूप देखते ही देखते वहाँ पे लगातार बढ़ते ही जा रहा था। और अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वांगलिन फाइनली सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करते हुए एक गॉड बन जाता है। और ऐसा होते ही एक पल के लिए पूरा जाओ किंगडम ही वहाँ पे हिल के आता, जो देखकर जाओ सेट का मास्टर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, लो उसने कर दिखाया, वो पर्सन वाकई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये बात वाकई हमारी जाओ कंट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन की डिवाइन सोल को देखते हैं, जिसका साइज वहाँ पे माउंटेन से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, जिसे जाओ कंट्री के अंदर मौजूद हर एक पर्सन देख पा रहा था। और ये देखकर ही जाओ कंट्री के अंदर मौजूद हर एक पर्सन है वांगलिन की रिस्पेक्ट में वहाँ पे उसके सामने झुक जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन की सोल भी वहाँ पे उस हेवनली एनर्जी को महसूस करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। और देखते ही देखते वो डिवाइन सोल वहाँ पे दोबारा अपने नॉर्मल रूप में आते हुए वांगलिन की बॉडी के अंदर जाके समा जाती है। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बार फिर से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी वहाँ पे जाओ किंगडम में फैल रही थी, हम देखते हैं कि उस एनर्जी को महसूस करते हुए जाओ किंगडम के लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी तो लोगों की बॉडी के अंदर भी जा रही थी, जो कि देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जाओ किंगडम अपग्रेड हो रहा हो। और इसी के साथ फाइनली वांगलिन सोल फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, यानी कि फाइनली वांगलिन ने इमॉर्टैलिटी को हासिल कर ही लिया था, मतलब ऑफिशियली वो एक गॉड भी बन चुका था। इसी बीच हम देखते हैं कि डाउसेट का मास्टर वहाँ पे वांगलिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सीनियर ये हमारी जाओ कंट्री के लिए एक वरदान की तरह है कि आपने यहाँ पे आकर अपना ब्रेक थ्रू किया, पर मैं आपसे यहाँ पे एक और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या प्लीज आप अगले 100 सालों तक हमारी कंट्री में रुक सकते हैं। इससे हमारी जाओ कंट्री एक लेवल 4 की कंट्री बन जाएगी, जिसके चलते हमारी कंट्री का डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। जिसपे वांगलिन उस मास्टर को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पे अपने पास से 10 हेवनली की कंडेंसिंग स्टोन्स को बाहर निकालते हुए कुछ डिसेबल्स की बॉडीज के अंदर प्लांट कर देता है। और इन्हीं में से एक हेवनली स्टोन वहाँ पे वांगजाओ की बॉडी के अंदर भी जा चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से ही वांगजाओ की मरीडियंस वहाँ पे अपना रूप चेंज करने लगती हैं। और अपने कजन वांगजाओ को देखते हुए वांगलिन भी वहाँ पे उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ वांगलिन को देखते ही उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ उसे अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज भी दिखने लगी थी, जिसके चलते उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी, जो देखकर वांगजाओ अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे वांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे इतने ज्यादा जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। लेकिन ये कहती उसकी मेमोरीज वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे शांत करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें अपने दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा जोर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम कोर फॉर्मेशन रियलम से होते हुए नेसेंस रियलम में पहुंच जाओगे तो तुम्हें अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज मिल जाएंगी। वैसे तो मैं तुम्हें अभी भी वो लौटा सकता हूँ, लेकिन अभी वो यादें तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं देंगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद से धीरे धीरे उन्हें याद करने की कोशिश करो। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे सेक्ट मास्टर से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतने सालों तक यहाँ पे नहीं रुक सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 हेवनली स्टोन्स को आपके डिसेबल्स की बॉडीज के अंदर प्लांट कर दिया है। और अगर इन 10 डिसेबल्स में से कोई एक भी नेसेंस रियलम तक पहुंच गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस इस जाओ कंट्री में जरूर आऊंगा, और उस समय मैं इनमें से किसी भी एक डिसेबल को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर समझाते हुए गॉड भी बनने में मदद करूंगा, जिसके बाद आपकी जाओ कंट्री को मेरी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहकर वांगलिन अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े से पहाड़ के ऊपर अपना स्टैचू बना देता है, जो कि असल में एक तरह की फॉर्मेशन थी। और वांगलिन वहाँ पे डाउसेट के मास्टर को वहाँ पे उस फॉर्मेशन के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी ये फॉर्मेशन है 3-3 बार आपकी जाओ कंट्री को बचाने में आपकी मदद करेगी। अब ये सुनकर तो वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से वांगलिन को रिस्पेक्ट करते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। इसी बीच हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि अपने फ्लाइंग मस्कीटो बीच से होता हुआ उसी जगह पे आ गया था जहाँ से एक्स्ट्रा बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला पोर्टल ओपन होता था। असल में पिछली बार वांगलिन को वहाँ पे एक गो ट्रायर दिखाई दिया था, जैसे पिछली बार तो वांगलिन हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार उसे हासिल करने के लिए वांगलिन सीधे वहाँ पे एक्स्ट्रा बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो ट्रायर वांगलिन को बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, जो कि वहाँ पे टुकड़ों में बंटा हुआ था और कुछ वर्निंग सोल्स उसे वहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक वर्निंग सोल की नजर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर पड़ती है और वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वांगलिन को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वांगलिन तो खुद एक सोल ईटर था और ऊपर से अब उसे डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की भी पावर मिल चुकी थी, इसलिए
इसलिए वांगलिन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस वर्निंग सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे दोबारा री इनकारनेट करके अपना बना लेता है, जिसके बाद वांगलिन के आदेश के मुताबिक उस वर्निंग सोल ने अपने साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर एक वर्निंग सोल वहाँ पे उस टायर को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोल को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी डिवाइन सोल ने वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर्स की मदद से ही उस वर्निंग सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो टायर भी सीधा वहाँ पे वांगलिन के पास आ चुका था, जो कि असल में एक टेलीपोर्टेशन टायर था। अब पहले तो वांगलिन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए उन टेलीपोर्टेशन एरोस को ढूंढना पड़ता था, पर इस टेलीपोर्टेशन टायर के चलते वांगलिन कभी भी कहीं भी जा सकता था और उसी टेलीपोर्टेशन टायर का इस्तेमाल करके वांगलिन वहाँ से गायब होते हुए सीधा अपने जाओ किंगडम वाले घर के अंदर आ जाता है, ताकि वो यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी बार अपने माता पिता को अलविदा कह सके। और वो वहाँ पे अपने माता पिता से बात करते हुए कहता है, माँ बाबा, मैं बहुत जल्द मस्टर सिटी को ठीक कर दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास आपको जिंदा करने का दूसरा कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। और ये कहकर वांगलिन अपने माता पिता को अलविदा कहते हुए अपने घर से बाहर आ जाता है, जहाँ वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तो अब फाइनली मेरी गोड की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मेरा सामना काफी सारे गोड कल्टीवेटर के साथ होगा। पर अगर मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो मुझे उन सभी गोड लेवल के कल्टीवेटर्स को भी खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। और मैं वांगलिन ये करके रहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का तो मकसद ही यही है। इसी बीच हम आसमान के ऊपर 2 गोड लेवल के कल्टीवेटर्स को भी देखते हैं, जिनके वैसे तो चेहरे हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो दोनों वहाँ पे वांगलिन के ऊपर ही नजर रखे हुए थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।